चलो आप लोग ने हेडिंग लगाया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। अब इसका हम लोग पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो जैसे टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट एज इट इज मैं आपको दे रहा हूँ, बाकी समझेंगे तो अपन इधर ही से ही ग्राफ से, ठीक है। चलो लिखो स्टेटमेंट, लिखो इसका वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। इट स्टेट्स दैट द wavelength for which emissive power of a black body is maximum. The wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of perfectly black body. कुछ नहीं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो हमने ये ग्राफ से समझा वही है। देखो हर टेम्परेचर पे कोई एक वेवलेंथ ऐसी है जहां पर पावर रेडिएशन सबसे ज्यादा है, बराबर। हर टेम्परेचर पे कोई एक वेवलेंथ ऐसी है जहां पर रेडिएशन जो है वो मैक्सिमम है, बराबर। वही तो लिखे हमने, है ना। इट स्टेट्स दैट वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर, ये Q/AT क्या है, एमिसिव पावर ही तो है, याद है क्या नहीं। Q इज इक्वल टू EAT, राइट। E क्या था, Q/AT। क्या ये पूरे टर्म को मैं एमिसिव पावर भी बोल सकता हूं, बोलो। हाँ बोलो, yes. तो ये हमने यहाँ पे अभी क्या लिखा, इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर इज मैक्सिमम। ये वेवलेंथ है, देखो ये एमिसिव पावर है ना, ये साइड पे हमको क्या मिल रही है, एमिसिव पावर। क्या मिल रही है, एमिसिव पावर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गौर से तो आपको क्या समझ में आएगा कि एमिसिव पावर इस टेम्परेचर पे ये वेवलेंथ के लिए ज्यादा है, एमिसिव पावर इस टेम्परेचर पे ये वेवलेंथ के लिए ज्यादा है, और एमिसिव पावर ये टेम्परेचर पे इस वेवलेंथ के लिए ज्यादा है, बराबर। बट हमने देखा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, वही हमने लिखा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। क्या, इट स्टेट्स दैट द वेवलेंथ फॉर विच it states that the wavelength for which emissive power of a black body is maximum, the wavelength for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the temperature। हाँ, तो हमने देखा ब्लैक बॉडी का जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो वेवलेंथ जिसपे एमिसिव पावर मैक्सिमम मिल रही थी वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तो कहना है से कि लैम्बडा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब वो बोलोगे सर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर टेकन इन केल्विन, इसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटानी है, इक्वल टू लाना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, वीन्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस v की जो वैल्यू है दैट इज 2.898 इंटू 10⁻⁻3 और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। v का नाम क्या है, मीन्स कांस्टेंट। तो अभी मैं आप लोग से थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था कि हमने सन का टेम्परेचर कैसे निकाले होंगे, ठीक है। मान लो इस इक्वेशन में ये टेम्परेचर निकालना है एंड दैट टेम्परेचर इज ऑफ सन इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैक बॉडी। तो आप क्या करो, सन से जो रेडिएशन आ रही है ना अर्थ पे आती है, सन से अर्थ पे रेडिएशन आती है,
तो बस ये चेक करो मैक्सिमम कौन सी वेवलेंथ की आ रही है। तो हमने देखा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेटरी से बहुत सारे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट से ये समझा कि सन से जो वेवलेंथ अर्थ पे आ रही है उसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन अर्थ पे आ रही है उसमें सबसे ज्यादा रेडिएशन कौन से वेवलेंथ की है, वो वैल्यू यहां पुट कर दो, कांस्टेंट तो है ही, तुमको सन का टेम्परेचर मिल जाएगा। अब ये टेम्परेचर कोई एग्जैक्ट नहीं है, इट इज एन अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है सन का, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो सही। हाँ, जब मालूम ही नहीं था, अब इतना तो मालूम पड़ा, लगभग इतना है, इससे कम तो नहीं हो सकता, ये पक्की बात है ना, इससे ज्यादा हो सकता है। क्लियर, समझ में आया सन का टेम्परेचर कैसे निकाले होंगे। तो देखो ना, फिजिक्स इतना ही आसान है, जब चीजें समझ में आती है ना तो यू कैन रियली अप्लाई इट ऑन रियल वर्ल्ड, ठीक है। और इसी तरह जब भी जैसे ये लॉ निकला तो हमने सन का टेम्परेचर निकाला। फिजिक्स का मकसद ये है, जब हमको एक कोई नया लॉ मालूम पड़ता है, मतलब हमने नेचर के वर्किंग को समझा इस इक्वेशन के थ्रू, है ना, जैसे सन का टेम्परेचर। तो जब ऐसे फिजिक्स में जब हम नेचर के किसी लॉ से पर्दा उठाते हैं, ठीक है, वो हमारी नॉलेज में कुछ एडिशन करता है, फिर उस नॉलेज को यूज करके हम कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई डिवाइस बनाते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ को आसान करे। जैसे अभी आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहे हैं, मशीन लर्निंग आ रही है, आगे चल के क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले हैं जो कि क्यूबिट्स पे काम करते हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ऑल बिकॉज ऑफ फिजिक्स। वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसके अंदर, तो ऐसा मटेरियल उसके अंदर है जो उसके अंदर जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी है जिसमें जो उन लोग को रिक्वायर्ड थी क्वांटम कंप्यूटर बनाने के लिए, उसमें हम बहुत डीप में नहीं जा सकते, वो अपने आप में PhD लेवल की टॉपिक है, ठीक है। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स क्या है? सिंपल, द लॉ ऑफ वर्किंग ऑफ थिंग्स अराउंड अस। सोचो नेचर ने अपने अंदर कितने राज छुपाए हुए हैं, और ये साइंटिस्ट फिजिसिस्ट सब क्या करते हैं, ये उसी राज को खोलने में लगे हुए हैं। एक एक से जब पर्दा उठता है तो एकदम अचंभित रह जाती है दुनिया। और उस लॉ पे बेस्ड जब कोई डिवाइस बनता है तो भी, अब ये सब क्या, ये फोन, वाईफाई, एसी वगैरह, ये सब कोई ना कोई फिजिक्स के लॉ पे काम कर रहे हैं। तुम फोन पे बात करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल कर रही है हर जगह। हाँ, वाईफाई यूज कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें। पहले ये सब इंटरनेट पहले बिना वायर के कोई इमेजिन नहीं कर सकता था, अभी वायरलेस हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अलग अलग EM वेव्स के फॉर्म में हम सिग्नल को यहाँ से वहां भेजते हैं। ये बात समझ में, तो ये सब भी हम कहाँ पढ़ रहे हैं? फिजिक्स में तो पढ़ रहे। जब ये सब की इनर वर्किंग के बारे में हमको मालूम पड़ा तो हमने इसको कोशिश की, हमने डे टू डे लाइफ में कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे हमको ये हमारी लाइफ को और आसान करे। और आगे तो अब अभी तक हमारी लाइफ इतनी एडवांस हुई है। अब सोचो ना, आज से 100 साल पहले के इंसान को अगर आप फोन दिखा दो तो उसके लिए तो आप भगवान हो गए ना। अरे आप जो कर सकते हो वो सोच भी नहीं सकता, तो कोई इंसान ऐसी चीज कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते, तो सुपीरियोरिटी के हिसाब से वो कितना आगे, हम उसको भक्ति हो जाएंगे ना उसके। हाँ, ऐसी समझ में आ रही मेरी बात? तो अब तक हम लोग इतने एडवांस लेवल पे पहुंचे। अब सोचो, अगर अब ये रुक तो नहीं रही है, हर साल फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिलते हैं, हर साल कुछ ना कुछ और डिस्कवरीज होती रहती है, पता नहीं आगे और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी। ठीक है, तो कॉपी करो, छापो फटाफट। रेंज डिस्प्लेसमेंट लॉ का मैथमेटिकल रिलेशन लिखो जल्दी। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमको एक और लॉ देखना है, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
क्लियर? अब दो तीन चीजें समझ लो। कहीं पे खाली Q लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज एनर्जी, दिस इज। अगर इसके डिनोमिनेटर में आप T लगा दो, इसको क्या मैं रेट ऑफ एनर्जी बोल सकता हूं? हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स, कुछ कंसेप्ट नहीं है इसमें, लेकिन ये इतनी बेसिक चीज है ना कि आपको फिर ये सब ग्राफ को समझने में और आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। सिर्फ Q होता है यहाँ पे, तो ये क्या थी? एनर्जी। डिनोमिनेटर में T लगा दिया तो रेट ऑफ एनर्जी, क्या हो गई ये? रेट ऑफ एनर्जी। और इसी को पावर भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। इसका दो नाम है, पावर और रेट ऑफ एनर्जी। अब मैं इसको रेट ऑफ हीट भी बोल सकता हूं, एनर्जी जो भी आएगी वहां वो आ जाएगी, रेट ऑफ हीट बोल सकता हूं यहाँ। ठीक है, अब इतना समझ में आया? सिर्फ Q है तो वो हीट है या एनर्जी है, Q बाई T हो गई तो रेट ऑफ एनर्जी या पावर, क्या हो गई? पावर। अब इसी पावर को, अच्छा क्या इसको मैं P लिख दूं, चलेगा? हाँ, इसी पावर को जब मैं डिवाइड करता हूं एरिया से तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब पावर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? Q बाई टी। तो पावर की जगह Q बाई टी लिख दूंगा तो ए तो नीचे ही रहेगा, तो ये पूरे टर्म को भी मैं क्या बोल सकता हूं? इंटेंसिटी। क्या बोल सकता हूं? क्या यही मैंने यहां बोला? हाँ हाँ, नॉर्मल देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम ये होती है पावर। क्या होती है? पावर। पावर पर यूनिट एरिया ये होती है इंटेंसिटी। ठीक है? अब ये फॉर्मूले में पावर का फॉर्मूला पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब यहां पे वो एनर्जी हीट है, तो Q बाई AT को मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या बोल सकता हूँ? इंटेंसिटी। क्या बोल सकता हूँ? और A नहीं होता, खाली T होता तो क्या बोलता? पावर या रेट ऑफ एनर्जी। अच्छा, और एक समझो, अगर Q बाई T, ये एनर्जी इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। ये टाइम इसकी यूनिट क्या होगी? इस जूल पर सेकंड को बोलते हैं वैट। क्या बोलते हैं? तो कहीं पे आप वैट लिखा हुआ देखो तो समझ जाना वो पावर है, वो डायरेक्टली आपको क्या दिया हुआ है? पावर या रेट ऑफ एनर्जी। whenever you see a unit watt तो समझ जाना वो Q बाई टी की वैल्यू डायरेक्ट है। समझे? 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 ये बहुत बेसिक चीज है, ये सब कोई नहीं बताता। ठीक है? क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं है ना, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एकदम बेसिक चीज है, इसमें कोई फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है। मैं आपको उसके सिंबल्स, उसके यूजेस बता रहा हूं, समझे? क्लियर है? याद रहेगा? सिर्फ एनर्जी है तो जूल्स, एनर्जी पर यूनिट टाइम है तो उसको हम बोलते हैं पावर, तो पावर की यूनिट क्या हो जाती है? वैट। ठीक है? जब पावर को एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगी? इंटेंसिटी। अब उसी में पावर का फॉर्मूला भी पुट कर दोगे तो Q बाई AT आ गया, या E बाई AT बोल सकता हूं मैं, तो मैंने इधर लिखा। क्या ये E बाई AT एमएसयू पावर का भी फॉर्मूला है? देखो, तो इसी को मैं एमएसयू पावर भी बोल सकता हूँ। ठीक है? और या फिर इसको मैं पावर रेडिएटेड भी बोल सकता हूँ। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, अगर ये रेडिएशन इंक्रीज हो रहा है तो मैं इसको बोल सकता हूँ पावर गेन। अगर ये रेडिएशन कम हो रहा है, बॉडी से रेडिएशन जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ पावर लॉस। समझे? क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझा? बेस डिस्प्लेसमेंट लॉ समझा? सन का टेम्परेचर कैसे निकालते समझा? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। एक लाइन छोड़ो, स्टार डालो, लिखो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फॉर ब्लैक बॉडी।
ये सब समझ में आया ना? ठीक है। ग्रीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हमने यही ग्राफ से समझे थे। हाँ, अब इसी ग्राफ से स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी आने वाले हैं। देखो हमने ये देखा, अच्छा ये जो ग्राफ के अंदर एरिया है, एरिया, ठीक है, ये ग्राफ के अंदर आपको जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, दिस एरिया टेल्स अस, दिस एरिया गिव्स, ये एरिया भी किसी की वैल्यू देगा। अगर ये आपको इस एरिया को आप निकाल पाए तो ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। हाँ, दैट वैल्यू विल बी ऑफ इंटेंसिटी। किसकी होगी? किसकी होगी? इंटेंसिटी की। किसकी? इंटेंसिटी। मतलब पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फिर रेट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलो इसका स्टेटमेंट देखते हैं तो उसको और अच्छे से समझ में लिखो। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, इट स्टेट्स दैट the power radiated per unit area, it states that the power radiated per unit area is directly proportional to fourth power, is directly proportional to fourth power of its absolute temperature, 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 ठीक है। तो देखो हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ये एरिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना? तो बस ये ग्राफ देख के भी आप बोल सकते हो क्या एरिया ऑफ ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ, ये ग्राफ से आप बोल सकते हो। अब ये एरिया ऑफ ग्राफ आपको क्या दे रहा है? इंटेंसिटी। एरिया ऑफ ग्राफ आपको क्या देगा? बोलो, इंटेंसिटी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के? अरे ग्राफ से क्लियरली समझ रहा था कि नहीं, ये ग्राफ का एरिया टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, मतलब एरिया ऑफ ग्राफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अगर मैं एरिया ऑफ ग्राफ निकाल लूं तो व्हाट विल बी दैट वैल्यू फॉर इंटेंसिटी की वैल्यू होगी किसकी? इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर पर यूनिट एरिया। लिखे आपने यही हो ना? इट स्टेट्स दैट पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हाँ, ये यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखो लैम्बडा टेम्परेचर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेकिन ये जो एरिया है ना, एरिया ये टेम्परेचर से प्रोपोर्शनल, ये समझ में तो आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एरिया बढ़ रहा है, लेकिन ये टेम्परेचर की सिंगल पावर के नहीं बल्कि टेम्परेचर के, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला, ठीक है। देख के तो सिर्फ हमको ये दिख रहा है ये ऐसे प्रोपोर्शनल है, ठीक है, बाकी उन्होंने रिसर्च की होगी, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए होंगे, उसको उससे समझ में आया कि ये जो इंटेंसिटी है, जो पावर पर यूनिट एरिया है, ये किसके प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि टेम्परेचर के फोर्थ पावर के। अच्छा, पावर की जगह क्या मैं Q बाई T लिख सकता हूँ? क्योंकि पावर वही तो होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट, और यहाँ पे एनर्जी क्या है? Q। तो कैन आई राइट दिस एज, पावर की जगह पे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पावर की जगह पे क्या मैं Q बाई T लिख दूं, चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो पावर रेडिएट हो रही है एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी कौन सी है? Q के फॉर्म में। तो कैन आई राइट Q बाई T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रेज टू 4। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हटाना है और क्या लाना है? इक्वल टू। तो कैन आई राइट Q बाई T इज इक्वल टू T बाय 4। क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा? क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे? कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा इज नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? और इसकी वैल्यू है 5.6 इंटू 10 रेज टू -8। क्या है? अब इसकी यूनिट देखो क्या बनेगी,
सिग्मा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, Q अपॉन T इंटू T⁴, लिख सकता हूं। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, देखो यहां जूल आ गया, यहां सेकेंड आ गया, ठीक है, इंटू Kelvin⁴। बोलो क्लियर है? और ये जूल पर सेकंड जो है, वी कैन राइट दिस एज वैट। क्या लिख सकते हैं इसको, वैट और Kelvin⁴। अरे एरिया भी तो है, P की जगह क्या आएगा, Q अपॉन, यहाँ पे A भी तो आएगा ना, ये तो मैंने P की वैल्यू लिखा Q/T, नीचे क्या है, एरिया भी तो है, तो यहाँ पे एरिया भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। बोलो क्लियर है? हाँ, तो इसकी एक यूनिट तो ये हो सकती है जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इंटू Kelvin⁴, ये इसकी एक यूनिट हो गई। दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, जूल पर सेकेंड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वैट। दूसरी यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, वैट। वैट के लिए हम लोग खाली W लिखते हैं, W अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू Kelvin⁴। समझे? ठीक है, बस यही है फेज डिस्प्लेसमेंट लॉ, Q/AT इज इक्वल्स टू सिग्मा T⁴। अच्छा, अब ये Q क्या है, पावर या फिर हीट रेडिएटेड। ये Q क्या है, हीट रेडिएटेड। Q क्या है, ये हीट। ये AT को मैं वहां भेज सकता हूं, तो कहना राइट Q इज इक्वल्स टू सिग्मा AT कैपिटल T⁴, कैपिटल T⁴। व्हाट इज दिस Q, हीट रेडिएटेड। हीट रेडिएटेड मतलब ये बॉडी से हीट निकल रही, तो क्या मैं इसको हीट लॉस भी बोल सकता हूँ? अच्छा ठीक है, लिख लो यहाँ तक। वो आपने स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट के बाद एक काम करो, यहां से शुरू करना, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या लिखा है देखो, इट स्टेट्स दैट पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, तो ये यहाँ पावर रेडिएटेड पर यूनिट, तो यहाँ पे मैंने पावर का फॉर्मूला लिख दिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यहाँ पे मैंने उसकी पावर की जगह एनर्जी पर यूनिट टाइम पुट कर दिया। ये समझा कि नहीं समझा? ए एज इट इज नीचे, पावर की जगह Q/T लिखो, लिखो जल्दी। अब इस ग्राफ का खेल खत्म। इसका यूज आप एक काम करो, ये जो ग्राफ है ना, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। ये जो ग्राफ है ना, इसके y एक्सिस पे है ना, इंटेंसिटी हटा दो, रेडियंट पावर लिख दो बस। रेडियंट पावर मतलब इस यहाँ पे जो y एक्सिस है वो अपने को Q/T की वैल्यू देगा। किसकी? Q/T की। और इसका जो कर्व है, मतलब जो एरिया अंडर कर्व है, वो अपने को किसकी वैल्यू देगा? Q/A⁴T की। समझे मेरी बात? रेडियंट पावर लिखेगा मतलब क्या? रेडियंट पावर का मतलब जो पावर रेडिएट हुई, तो जो एनर्जी रेडिएट हुई पर यूनिट टाइम, वही होगी रेडियंट पावर। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब ये पावर रेडिएट हुई का मतलब निकली यानी हीट निकली अपॉन टाइम, तो ये होगा रेडियंट पावर। समझे? तो y एक्सिस पे अपन ने Q/A⁴T लिखे थे ना, तो हटा दो, खाली Q/T लिख दो, ठीक है। और Q/A⁴T ये वैल्यू अपने को कौन देगा? एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। हालांकि वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के हिसाब से एमिसिव पावर है वो, और एमिसिव पावर यही होती है। अभी लिख दो रेडिएंट पावर बस। बाकी सिंबल विंबल भी मत लिखो, चलेगा, खाली रेडियंट पावर लिखो, ठीक है। हाँ, अच्छा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ लिखा था आपने हेडिंग में, उसके नीचे और कुछ लिखे थे क्या? और ब्लैक बॉडी लिखे ना? हाँ ठीक है, गुड। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो गया आपका। नीचे एक लाइन छोड़ो, उसके नीचे लिखो वेर Q इक्वल टू, वेर Q इज इक्वल टू
पावर, सॉरी Q इज इक्वल टू सॉरी हीट, ये Q है हीट, कौन सी हीट जो बॉडी में से, तो हीट रेडिएटेड, Q इक्वल टू हीट रेडिएटेड। सिग्मा, सिग्मा क्या है बोलो, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लिखो A सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, A उसके नीचे लिखो A इज व्हाट, सरफेस एरिया ऑफ बॉडी, A is what, surface area of body. Okay. बचा क्या, T, टाइम फॉर विच हीट इज रेडिएटेड, स्मॉल t, स्मॉल t, टाइम फॉर विच हीट इज रेडिएटेड, टाइम फॉर विच हीट इज रेडिएटेड। और कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, टेम्परेचर विच इज टेकन इन केल्विन। और T का मतलब, कैपिटल T का मतलब ये किसका टेम्परेचर है, बॉडी का, किसका, क्लियर। बट ये जो दोस्तों हीट रेडिएटेड का आपको फॉर्मूला आया, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी, दिस इज फॉर ब्लैक बॉडी। अब फॉर रेगुलर बॉडी अगर निकालना है तो क्या होगा, देखो, अच्छा ये हीट रेडिएटेड है ना, अगर इससे मुझे पावर रेडिएटेड निकालना है तो पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, तो क्या आएगा बता, और Q है, T को यहां फेंक दो, Q बाय T, पावर यही होती है ना भाई, एनर्जी पर यूनिट, तो अब ये पावर हो गई। अब तक ये हीट रेडिएटेड था, जैसे टाइम को इधर लेके आ गया, अभी क्या हो गया, पावर रेडिएटेड, वहां क्या बचेगा, सिग्मा A T⁴, ये हो गया पावर रेडिएटेड का फॉर्मूला। वो हीट रेडिएटेड का फॉर्मूला था, ये किसका फॉर्मूला होगा, T को यहां लेके आओ, बस लिख दो, पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी। जब भी एनर्जी के नीचे टाइम लगता है इट बिकम्स पावर, उसी को हम पावर बोलते हैं। हो गया लिख के। अब ये था दोस्तों फॉर्मूला हीट रेडिएटेड फॉर अ ब्लैक बॉडी। अब हीट रेडिएटेड फॉर ए रेगुलर बॉडी, इसका जो फॉर्मूला है ना दोस्तों, ये सिग्मा ए टी रेज़ टू 4 यही रहेगा, बस यहाँ एक ई ऐड हो जाएगा। अब समझ में आए ये ई हटा क्यों ब्लैक बॉडी के लिए, आपको समझ में आए, ये ब्लैक जब ई नहीं होगा तो ये फॉर्मूला किसके लिए बन जाएगा, तो ब्लैक बॉडी में ई गायब क्यों हुआ, E1 है, याद है, इसलिए वो फॉर्मूले में ई नहीं दिख रहा है। आई बात समझ में, तो यही फॉर्मूला अगर हमको रेगुलर बॉडी पे अप्लाई करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेगुलर बॉडी के लिए 1 नहीं होता, 1 से कम ही हो सकता है, 0 to 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो लिख दो हीट रेडिएटेड फॉर अ रेगुलर बॉडी, हीट रेडिएटेड फॉर अ रेगुलर बॉडी विल बी इक्वल टू तो पावर रेडिएटेड फॉर अ रेगुलर बॉडी कैसा आएगा, पावर रेडिएटेड, पहले लिख लो पहले,
यहाँ पर भी Q लिख देना, हीट रेडिएटेड फॉर अ रेगुलर बॉडी Q इज इक्वल टू, अब लिखो पावर रेडिएटेड, उसके जस्ट नीचे लिखो पावर रेडिएटेड बाय अ रेगुलर बॉडी। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा दोस्तों, Q by T will be equal to E A E sigma A T T raised to 4। T नहीं आएगा ना ये, है ना, अरे ये T इधर आ गया ना, तभी तो ये पावर बना। लिखो को जल्दी, हो गया हो गया हो गया हो गया। ऐसे किसी को डाउट है, समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अब ये तो सिर्फ बॉडी का था, ब्लैक बॉडी और एक रेगुलर बॉडी, रेगुलर बॉडी है और सराउंडिंग में रखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट एक लाइन छोड़ो, स्टार वाला देखो, इफ a regular body is kept in surrounding then the formula for heat radiated will be as follows. Formula for heat radiated will be as follows. ठीक है, अब उसके नीचे देखो यहाँ पे ऐसा बना दो, मान लो ये बॉडी है, ठीक है, इसके आसपास जो है वो क्या है, लेट से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कैपिटल टी, यही मान के चले थे हम लोग, और सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम कंसिडर कर लेते हैं टी नॉट। बॉडी हीट रेडिएटेड कब रेडिएट करेगी सराउंडिंग को, बोलो, जब उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा सराउंडिंग से, क्या कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर। तो लेट्स कंसीडर T इज ग्रेटर देन T नॉट, T इज ग्रेटर देन T नॉट, ठीक है। तो यहां बजाय टेम्परेचर के देखो, सिग्मा एक कांस्टेंट है, एरिया एक बार मैंने बॉडी ले लिया, एरिया भी फिक्स हो जाएगा, टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मुझे पावर निकालना है, तो टाइम को भी मैं कांस्टेंट रख सकता हूं। बचा क्या, टेम्परेचर, यानी जो हीट रेडिएशन ये पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर से, किस पे। अगर दो, अब यहाँ पे टेम्परेचर दो आ रहे पिक्चर में, एक सराउंडिंग का और एक बॉडी का, बराबर। तो ये जो हीट रेडिएटेड है ये किस पे डिपेंड करेगा, मुझे बताओ, कितनी हीट रेडिएट होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करेगा। से एग्जांपल लो, अगर बॉडी का टेम्परेचर 1000 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 900 है, ये एक सिनेरियो है। और एक सिनेरियो है जहां पे बॉडी का टेम्परेचर 1000 है और सराउंडिंग का टेम्परेचर 500 है। तो दोनों में से कौन से दोनों केसेस में से किस में हीट ज्यादा रेडिएट होगी, 100 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस में या 500 डिग्री के टेम्परेचर, ज्यादा भी होगी और ज्यादा देर तक भी होगी, बराबर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, बजाय ये कहने के कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग और टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है, मैं डायरेक्ट अगर ये बोल दूं कि टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, तो सही होगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग और बॉडी में ज्यादा होगा उतनी हीट ज्यादा रेडिएट होगी, समझे। तो इस टेम्परेचर की जगह क्या मैं डायरेक्टली ये पुट कर सकता हूँ, सिग्मा ए टी, और टेम्परेचर डिफरेंस कब होगा, किसका, T माइनस T, ये रेज़ टू 4, और ये भी, समझे। अरे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, अब अगर सराउंडिंग और बॉडी दोनों को एक साथ लेके आ जाऊं तो टेम्परेचर डिफरेंस पे जो हीट निकल रही है, देखो हीट ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होती है, टेम्परेचर डिफरेंस, बराबर। वहां सिर्फ हमने ब्लैक बॉडी कंसीडर किए थे, अब कोई बॉडी को रियल केस में लेके आओगे तो सराउंडिंग की वजह से ही तो उसमें से हीट रिलीज होगी ना,
तो यहाँ पे सिंगल टेम्परेचर की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेम्परेचर का डिफरेंस। किस पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर का, किसके किसके बीच में डिफरेंस, बॉडी और सराउंडिंग। अब बॉडी हीट रेडिएट करी, इसका मतलब टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा है सराउंडिंग का, इसलिए बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर की हम लोग ने। क्लियर है। अच्छा, अब इसको बोलते हैं, अब क्योंकि यहाँ पे बॉडी और अब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों टेम्परेचर क्या हो जाएंगे, सेम। क्या हो जाएंगे, सेम। इसलिए हम लोग ये, तो ऐसा नहीं कि जितनी हीट है अपने अंदर से बॉडी सारी की सारी रेडिएट कर देगी, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगी जब तक कि टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इसलिए इस ये हीट रेडिएटर को हम लोग बोलते हैं नेट हीट रेडिएटर। क्या ये, तो इतना नेट हीट बॉडी में से निकलेगी। ठीक है, अब वो नेट हीट किस पे डिपेंड है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। क्लियर है। अच्छा, ये तो नेट हीट रेडिएटेड हो गया। अगर मुझे नेट पावर रेडिएटेड निकालना हो तो, हाँ बोलो, Q बाय T विल बी इक्वल टू सिग्मा A T। एक चीज और रह गई यहाँ पे, ये तो ठीक है, ये रहेगी ना E, हाँ, बॉडी की एमिसिविटी E कैपिटल D रेज़ टू 4 माइनस D रेज़ टू 4। बोलो क्लियर है। अच्छा, जब बॉडी में से ये रेडिएट होगी दोस्तों, तो ये क्या है, नेट, बोलो नेट पावर रेडिएटेड। अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, जब बॉडी में से हीट रेडिएट होगी मतलब हीट निकलेगी, तो ये हीट का लॉस हुआ कि गेन हुआ, बॉडी में से लॉस हुआ। तो कैन आई से दिस हीट लॉस बाय द बॉडी, कैन आई आल्सो से दिस पावर लॉस बाय द बॉडी, कैन आई से दिस नेट पावर लॉस्ट। इसको मैं नेट पावर लॉस भी बोल सकता हूँ ना। अरे रेडिएटेड बोलो, लॉस बोलो, एमिटेड बोलो, सब एक ही बात है। समझ में आया, क्लियर है, पक्का, इसमें किसी को कोई भी डाउट, छापो जल्दी। ये सबको समझ में आया, सारे मैथमेटिकल रिलेशन एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को, पक्का। अरे बोलो समझ में आया ये रिलेशन सबको। Q क्या होता है, एनर्जी, Q बाई टी हो गया तो पावर, Q बाय A इंटू टी हो गया तो इंटेंसिटी, Q बाय टी को ही रेट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, Q अपॉन ए टी को ही एमएसयू पावर भी बोलते हैं। तो ये क्लियर है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का रिलेशन कैसे आया, यहाँ तक ये सबको समझ में आया, क्लियर है। यहाँ पर अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हो गया फिनिश। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो निकालो, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, मुझे बताना कि
कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिखूंगा, आप लोग मुझे ये बताना कि कौन सा होगा। ठीक है, और यहाँ पे सुनो, लास्ट लेक्चर में कौन कौन नहीं था, तो अभी आप तो नए आए हो तो तुमको तो कुछ भी पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन तो जो पुराने टॉपिक है, ठीक है, या जो भी नहीं आया था, जब मैं इसको अपलोड करूंगा तो बहुत अच्छे से उसको समझ लेना। ठीक है, वहां से रेडिएशन का पार्ट चालू हुआ था, और उससे पहले जाओगे तो उसमें क्या था, गैसेस वाला पार्ट था। चैप्टर का नाम क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ठीक है, तो गैसेस वाला पार्ट था, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने रेडिएशन शुरू किया था। ठीक है, रेडिएशन की फिजिक्स अलग है इसमें, और गैसेस की अलग है। गैसेस के मैथमेटिकल रिलेशन सारे हमने देखे थे, और अभी यहाँ पे हम किसके बारे में देखे, अभी जो कंप्लीट किया पूरा पार्ट रेडिएशन पे था सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, लेकिन आज इसके बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कंप्लीट हुए। पिछली बार बहुत बेसिक तक ही हमने देखे थे, रेडिएशन का जो मेन पार्ट था, कोर था, वो अभी आज हमने देखा। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, किरचॉफ लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, सब मेजर पार्ट जो थे रेडिएशन के, वो हमने इसमें ही कवर किए। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से। अब बस इसका अपना क्या बाकी है वो मैं निकल दूं। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, निकालो, मुझे नंबर बताओ। चलो आप लोग मुझे बताना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ए मास ऑफ 7 ग्राम। मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 73। ठीक है, इसका जीवन बताओ मुझे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या बोला है कि एक आइडियल गैस है, नहीं आइडियल गैस इक्वेशन बनानी है आपको। क्या बनानी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू फाइंड, पहले लिख देता हूँ, टू फाइंड आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम। तो यहाँ पे ये 7 ग्राम क्या है, मास है, ये n की वैल्यू दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, ऑफ नाइट्रोजन गैस। गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। इसके लिए क्या बनाना है अपने को, आइडियल गैस इक्वेशन। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पहले तो वो बता सकते हो क्या होती है, बोलो। वेरी गुड, खत्म। PV इज इक्वल टू nRT। आपको इक्वेशन बनानी, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। अब ये जो इक्वेशन है, आप मुझे बताओ, इसमें अगर गैस दी हुई है, गैस, तो इस इक्वेशन में आप क्या फाइंड कर सकते हो उस गैस के लिए। R तो कांस्टेंट है, प्रेशर तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हर गैस को आप कोई भी प्रेशर पे रख सकते हो। एक चीज है जो गैस के फिक्स होने पे फिक्स हो जाएगी, टेम्परेचर। गैस को टेम्परेचर पे, कोई भी गैस को आप कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, कोई कैसे, अगर n भी आप बोल रहे हो तो कैसे, तो इनके फॉर्मूले में जाके देखो, क्या कोई ऐसी चीज है जो वहां फिक्स्ड है। बोलो एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, और नंबर ओके, वेरी गुड। चलो, n का एक फॉर्मूला है n/na, ये फिक्स हो जाएगा। लेकिन na दिया गया क्वेश्चन में, नहीं दिया क्या है फिर, गैस। और क्या दिया हुआ नाइट्रोजन गैस का, मास। तो और दिमाग लगाओ थोड़ा। वेरी गुड, कैसा आया, मैंने बताया क्या, तो बस ऐसी अपने, तुम्हारा अप्रोच कैसा होना चाहिए वही समझा रहा हूँ मैं।
मेरा काम यहाँ पे तुमको ये क्वेश्चन आंसर लिखा के बुक भराना नहीं है। ये जो अपन इंटरेक्शन करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसका पर्पस सोल यही है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले बनो। आपको पता होना चाहिए कि आपका माइंड जो है उस थॉट प्रोसेस से गुजरना चाहिए जो एक न्यूमेरिकल को कम टाइम में सही सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है ना भाई। यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है ना एग्जाम की, इसका आउटकम यही होना चाहिए कि यू शुड बिकम मोर बेटर इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हाँ तो वेरी गुड। तो एन का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, एम बाय, हाँ ये फिक्स होता है ना भाई गैस के लिए, मोलार मास। तो अगर मुझे नाइट्रोजन गैस के लिए इक्वेशन बनाने बोला है तो मोलार मास नाइट्रोजन का डाल दो, इक्वेशन किसकी बन जाएगी, नाइट्रोजन के लिए, समझे। अच्छा तो एम नॉट क्या है बोलो नाइट्रोजन के लिए, मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस इज मोलार मास फॉर नाइट्रोजन गैस। अच्छा एम क्या है, मास ऑफ गैस, जितनी गैस तुमको चाहिए, वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी लेना है गैस, तो मास ऑफ गैस यहाँ पे जो एम की वैल्यू है वो तो डायरेक्ट गिवन है 7 ग्राम, तो एन आ जाएगा 7/28 बराबर 1 एन की वैल्यू क्या आ गई। अब इसकी आइडियल गैस इक्वेशन बनाना है तो क्या करोगे, ये इक्वेशन लो, इसमें एन की जगह क्या ये नाइट्रोजन के लिए बनी, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, जब हमने नाइट्रोजन के लिए वैल्यूज पुट किए तभी तो इनकी वैल्यू आई ना। ये इक्वेशन किसके लिए बन गई, नाइट्रोजन गैस के लिए। आप समझे, अगर एग्जाम में आया कि ये गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन बनाओ, कोई और गैस दे दी तो अक्सर ये होगा, यहाँ नहीं दिया था मोलार मास, बट 80-90% केस में होगा कि मोलार मास आपको गैस का दिया हुआ रहेगा, यहाँ नहीं दिया था, मैंने बता दिया। ठीक है, वरना केमिस्ट्री में तो आप लोग को याद करना ही है ना, हाँ तो याद होना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ फिजिक्स तो लेना नहीं है, सारे पेपर देंगे, तो आप लोग से एक्सपेक्टेड है कि आपको मोलार मासेस सारे गैस के याद होंगे। ठीक है, दे देगा अच्छी बात है, कभी रेयर केस में ऐसा हुआ नहीं दिया तो फिर याद रहेगा तो ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो मालूम होना चाहिए, समझे। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे करना है समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, मुझे बताओ। 2 vessels A and B are filled with same gas. Question number 12. Question number 12. Page number 73. Page number 73. ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। 2 vessels A and B, तो दो अलग अलग कंटेनर है, एक का नाम है A, एक का नाम है B, filled with same gas, तो हमें गैस same, where वॉल्यूम, टेम्परेचर, चलो मैं यहाँ पे विजुअलाइज करता हूँ। देखो एक कंटेनर ये बना दिया, G1 लिख रहे इसका, हाँ एक कंटेनर ये बना दिया, इसको क्या नाम दूं, कंटेनर एक, इसको क्या नाम दूं, दोनों में गैस सेम है। ठीक है, ओके। अब where volume, temperature and pressure in vessel A is twice of volume, temperature and pressure of vessel B। चलो इसके प्रेशर को मैं PA बोलता हूँ, वॉल्यूम को VA और टेम्परेचर को TA, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, PB VB TB। ठीक है, अब रिलेशन क्या दिया हुआ है, प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर A का B के ट्वाइस, मतलब प्रेशर ऑफ A इज ट्वाइस प्रेशर ऑफ B, वॉल्यूम ऑफ A इज ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ B, टेम्परेचर ऑफ A इज ट्वाइस टेम्परेचर ऑफ B। क्या ये लिखना सही होगा, आगे बढ़ो। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन वेसल A टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन वेसल B। बोलो कैसे करोगे, क्या निकालना है पहले तो ये बताओ। टू फाइंड, क्या निकालना है, तो कैसे लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। इसका क्या निकालना है, रेशियो, मतलब डिवाइड हो जाएगा, 2n आएंगे, किसका किसका रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वेसल, तो क्या लिख दूं यहाँ पे, n अपॉन, अरे आपको समझ रहे क्या नहीं, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, अगर एग्जाम में आया तो खुद ऐसा कर पाओगे कि नहीं, हाँ
चलो मुझे बताओ कैसे निकालोगे रेशियो। अब अप्रोच आपको बताना, बताओ जल्दी जल्दी। N is equal to N into NA into KT. हाँ वो यूज कर सकते हैं, एन ए इंटू के टी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट, बराबर। बट वो रिलेशन डायरेक्ट एन ए आ रहा है ना, उसमें एवोगैड्रोस नंबर आ रहा है, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हाँ सही बोल रहे हो तुम, एन ए वाला फॉर्मूला है वो, लेकिन यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर के टर्म्स में नहीं निकालने बोला है, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में निकालना है। तो क्या मैं ये वाला रिलेशन यूज कर सकता हूं, आप मेरे को बताओ। अगर मैं n की वैल्यू निकाल लूं, फिर n को मैं n और na के टर्म्स में लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। जैसे कि मान लो फॉर वेसल A, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं वेसल A पे, तो क्या ये PA VA इक्वल टू NRTA हो जाएगा? फॉर वेसल B क्या ये ऐसा हो जाएगा? PB VB इज इक्वल टू NRTB। बोलो क्लियर है, समझा ये? अब इन दोनों को अगर इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, तो दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन, क्यों डिवाइड कर रहा हूं, समझा कि नहीं समझा? हाँ, 1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, क्या आ जाएगा? PA VA अपॉन PB VB इज इक्वल टू M, क्या आएगा बोलो? R TB अपॉन N R। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दोनों में अलग अलग है, तो ये हो जाएगा Na और ये हो जाएगा Nb। ये हो गया Na और ये हो गया Nb, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, PAVATA की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ क्या सारे? तो PA की जगह पे मैं ये लिख दूं, चलेगा 2PV इंटू VA। हाँ, अच्छा, VA की जगह पे भी लिख सकता हूँ 2VB अपॉन PB एज इट इज, VB एज इट इज, N A अपॉन NB, R कैंसल। PA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 2PB अपॉन ये कैंसल, ये कैंसल, ये 2 2 4 इज इक्वल टू NA अपॉन NB इंटू, वहां क्या बचेगा? 2। ये 2 को यहाँ फेंक दो, क्या हो जाएगा? ये 4/2 इज इक्वल टू NA अपॉन NB। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? 1 2 विल बी इक्वल टू NA अपॉन NB। लेकिन दोस्तों ये तो मोल्स है, अपने को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में निकालना है। तो मुझे आप बताओ कि 2 विल बी इक्वल टू, क्या n बराबर होता है n अपॉन Na के? तो अगर ये Na है तो ये Na और ये एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो देखो ये Na अपॉन Na, ये Na वेसल A का है और ये Na एवोगैड्रोस नंबर का है, ये समझो खाली बस। इसका रेशियो करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर Na आ जाएगा और नीचे N, बोलो ना, NB। ये Na कैंसिल, तो Na/NB का रेशियो क्या आया बोलो? क्या 2/1। समझे कि नहीं समझे? समझा कि नहीं समझा बोलो? क्लियरली समझ में आया? पक्का? कोई डाउट है इसमें किसी को? एकदम क्लियर, पक्का ना? छापो।
उससे भी आ सकता था मेरे ख्याल से, जो आप बता रहे थे ना, शोएब ने जो बोला था। देखो यहाँ पे ध्यान दो, PV इज इक्वल टू कैपिटल N KT, तो इसको अगर डिवाइड करोगे PAVA अपॉन PBVB, तो ये हो जाएगा NA A के सामने KTA अपॉन NBKTB। ठीक है, तो ये सेम ऐसे ही आएगा, ये रेशियो तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 4 K कैंसल, और ये रेशियो भी सेम है, डिवाइड बाय 2, हाँ NA बाय NB डायरेक्ट वहां से भी, और वो ज्यादा आसान है। गुड, अच्छी बात है, आप लोग के दिमाग में भी अप्रोच आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई मुझे सुन के। ठीक है, हाँ तो वो रिलेशन से भी आप डायरेक्ट, वो इससे इजी है, कर सकते हो, और ये Na का कंफ्यूजन भी नहीं है उसके अंदर, डायरेक्ट N की जगह Na और दूसरे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह Mb। रफ कर दूं, ये वही वाला लिख दूं, तो इसको हम लोग और वेसल A इधर और इधर, बस बाकी ये मैं हटा के NKTA NKE, आप लोग लिख लो, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 2 PAVA अपॉन PBVB इज इक्वल टू NAKT अपॉन NBKT। जो लोग शुरुआत में नहीं आए थे वो उनको मैं बता देता हूँ, ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसके जगह पे आप KB कर दो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी आपके KB है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो सिंबल है KB पुट कर देना, K कैंसिल। अब ये PA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2PV इंटू 2VB अपॉन PV इंटू VB इज इक्वल टू NA की जगह कुछ नहीं इंटू TA और TB, यहाँ आ जाएगा 2TB अपॉन NB इंटू TB, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू NA बाय NB, 1 ज़ा 2 ज़ा, NA बाय NB विल बी इक्वल टू 2 बाय 1। समझे ना? कि नहीं समझे? किसको नहीं समझ में आया बोलो, है कोई? तो आज के लिए बस इतना ही, इसके जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।